एवरीवन। तो ये आज है हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पीछे जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में वेक्टर 1 और वेक्टर 2 लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा है कि जैसे कि ग्राफिकल मेथड पढ़े थे हम ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का आज हम देखेंगे पहले रिकैप कुछ कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला 5-10 मिनट में आपको वो बतलाऊंगा और उसके बाद हम आज क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारा। और बेसिकली आज मैं कराऊंगा आपको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए पहले देखते हैं। हम यहाँ पे बनाए हुए हैं दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, बी जो है हमारा वेक्टर ये इंक्लाइन है थीटा एंगल पे। इसका एडिशन करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। पहले पिछले लेक्चर में जो है हम पढ़े हैं, फर्स्ट लेक्चर तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, वेक्टर का इंट्रोडक्शन था सारा कि यूनिट वेक्टर वगैरह, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ढेर सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे उसमें। वेक्टर सेकंड वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था क्या, उसमें हम पढ़े थे कि ग्राफिकल मेथड मेनली वो जो हमारा था वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 वो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड था। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आपको याद होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कुछ डेरिवेशन भी हम आपको करवाए थे और एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आज पहले उसको देख लेते हैं शुरुआत से। कुछ लेक्चर 1 का भी बात बताऊंगा मैं आपको और कुछ लेक्चर 2 का भी। इसको अगर ऐड करना है तो इसके लिए हम दो मेथड देखे थे। ट्रायंगल लॉ देखे थे सबसे पहला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा एक देखे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें तो हमने आपको ये भी बतलाया था कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन आज के लेक्चर में उसका डिस्कशन नहीं होगा। तो पहला जो है हमारा यहाँ पे पहला देखे थे क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए रिकैप दे देते हैं आपको कि हम लोग किस तरीके से इसको ऐड करना हम आपको सिखाए थे ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या देखे थे कि उसमें उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। ये हम पढ़े थे। अब ये दो वेक्टर है इस तरीके से, तो इसको ऐड करना है तो पहले बुक में जो दिखाता है, बुक का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इस तरीके से टेल टू टेल ऐड कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ के अंदर क्या पढ़े थे हम, ट्रायंगल लॉ के अंदर ये सेम ऑर्डर में तो है नहीं, कोई भी दो साइड, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। सेम ऑर्डर में करने के लिए हम आपको पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पढ़ाया है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो जिनको भी नहीं मालूम है, अगर डायरेक्टली यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 ही देख रहे हैं आप, तो पैरेलल शिफ्टिंग आप वहाँ से पढ़ सकते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो ये देखिए हम बोले थे आपको इस तरीके से कि वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। बी वेक्टर को शिफ्ट कर लिए, ठीक है। अब देखिए आप कि ये इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो ये हो गया हेड टू टेल कनेक्शन है। अब देखिए सेम ऑर्डर में है या नहीं, इधर से ऐसे जा रहे हैं और इस तरफ ये है हमारा। अब हम ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़े थे कि दो साइड ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल अगर बना रहे हैं यहाँ पे, तो दो साइड, दो वेक्टर है हमारा, ये दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो होगा इसका, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट देंगे हम, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये इस तरीके से चल रहे थे, और मतलब कि ये जो ए से बी चले हैं हम इस तरीके से चल रहे थे, और ये है रिजल्टेंट दिया जाता है इस तरीके से इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आप पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम पढ़े थे। अच्छा, अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ में क्या पढ़े थे हम,
मेजर डिफरेंस जो था वेक्टर ये वेक्टर एडिशन का जो लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ, उसमें मेजर डिफरेंस क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या था कि दो वेक्टर है ए और बी, तो चलिए इस तरीके से बना लिए वेक्टर ए और बी वेक्टर। अब इसमें शिफ्टिंग वगैरह का जरूरत नहीं है। इसका स्टेटमेंट जो हम आपको लिखवाए थे कि कॉमन पॉइंट से ही, मतलब टेल टू टेल ही कनेक्शन रहेगा। इसमें ट्रायंगल लॉ में क्या होता था, हेड जुड़ा हुआ होता है टेल से, हेड टू टेल कनेक्शन होता है, हेड टू टेल कनेक्शन। देखिए इसका हेड और इसका टेल, ए का हेड, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, ऐसे कि टेल टू टेल भी जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, टेल टू टेल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम पहला स्टेप था हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और रिजल्टेंट होता था, मान लीजिए ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, ए एंड बी के बीच में थीटा एंगल है, ये हमारा रिजल्टेंट होता था, यही हमारा रिजल्टेंट होता था, ठीक है। इतना आपको याद होगा कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो होता है एक कॉमन पॉइंट से, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। स्टेटमेंट इस तरीके से है कि फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट वेक्टर जो है, जो इसमें जो भी वेक्टर होते हैं, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हो ए या बी, कॉमन पॉइंट से डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ये था उसमें। इसमें हम कुछ डेरिवेशन भी किए थे, क्योंकि ये हमारा पिक्चर, ये डायग्राम छोटा बन गया है, इसलिए अब हम इसको मिटाते हैं और तब हम आपको बताते हैं डेरिवेशन किस तरीके से किए थे। आपको याद होगा कि हम इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, फिर इस तरीके से 90 डिग्री हो गया ये ए, और क्या कहते हैं, अगर ये वाला बी साइड बी वेक्टर है तो ये वाला भी हमारा बी वेक्टर होगा। इस तरीके से हम देखे थे, तो चलिए देखते हैं, पहले मिटा लेते हैं बोर्ड। हाँ, तो हम बोले थे कि अभी डेरिवेशन देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो देखे थे हम। तो यहाँ बेसिकली हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, ए और बी वेक्टर था, इसको जोड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए कि ए और बी वेक्टर को जोड़ना था, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया हमारा, ठीक है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये पहला फर्स्ट स्टेप होता है। मान लेते हैं कि इसके बीच में थीटा एंगल है, रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है, यही देखे थे। अब देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सारा कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये इस तरीके से, एक मिनट इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, ताकि साफ साफ दिखे आपको। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर था, नाइन्टी डिग्री है यहाँ पे। मान लेते हैं कि एंगल जो है हमारा ए और बी के बीच में ये थीटा है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर, ठीक है। अगर ये वाला बी वेक्टर है
तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा, ये वाला जो लाइन हो जाएगा, ये भी बी वेक्टर होगा, बोल सकते हैं पैरेललोग्राम है ये, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए कि आप इसको एक नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी और डी, नाम दे दिए कुछ भी, ओ ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अब देखिए आप कि हम बोले थे कि ये वाला जो साइड होगा हमारा सी डी जो साइड है, ये बी है अगर, तो आप हम आपको बताए थे कंपोनेंट निकालना कि अच्छा एक चीज और, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। अब देखिए कि इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सी डी हमारा था, ये बी सी है हमारा, सी डी तो निकालना ही है, बी सी है बी, तो सी डी बराबर बी कॉस थीटा। ये हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये बी कॉस थीटा होगा, और उसी तरीके से ये बी साइन थीटा था, ठीक है। ये जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना बहुत ज्यादा। अच्छा, अब देखिए कि इसमें हम निकाले थे सबसे पहले रिजल्टेंट का फार्मूला, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, इन ट्रायंगल बी ओ डी, बी ओ डी में आप देखिए कि रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छा, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका स्क्वायर इस ये वाले पूरे लेंथ का ओ से लेकर डी तक का, इस पूरे लेंथ का स्क्वायर इस वाले के बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा, इस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर हमारा ओ बी का स्क्वायर के बराबर होगा। इस ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आया था हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों में b है तो b कॉमन लेंगे बाहर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही था, ये हम देख चुके हैं पिछले दिन। अच्छा, अब देखिए कि रिजल्टेंट जो निकालते हैं, ये रिजल्टेंट है हमारा, तो रिजल्टेंट को बोला जाता है कि अक्सर ए या बी वेक्टर किसी से ये एंगल बनाता है। मान लीजिए इससे बना रहा है, ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा एंगल बना रहा है, फिर उसी ट्रायंगल में ट्रायंगल
के का नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ओ बी डी। ट्रायंगल ओ बी डी में अब आप देख लीजिए कि tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, tan का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p के जगह पर लिखेंगे b साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे b साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस क्या है a और प्लस b कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू, तो a प्लस b कॉस थीटा tan अल्फा बराबर, इस पे हम क्वेश्चन भी करवाए थे पिछले दिन में आपको, पिछले लेक्चर में यही आया था हमारा। देखने से ये फार्मूला जब देखते हैं बुक में लिखा हुआ फर्स्ट टाइम तो लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है, लेकिन देखिए कि कितना इजी है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, वही तो है सिंपल, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो सिंपल सा बात है, ये सब कहानी आप पिछले भी लेक्चर में जान चुके थे। अब हम आज क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा इसी पे, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हमारा है ये पहला क्वेश्चन, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एच होना चाहिए। एक चीज हम पहले आपको इस क्वेश्चन से पहले बताना चाहते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ये चीज़ बताई थी, अब आपको कितना याद है ये मुझे नहीं पता, तो एक बार मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल क्या होगा, इस पे हम 1 2 3 पॉइंट आपको बतलाए थे। यहाँ दो वेक्टर दिया हुआ है 4 न्यूटन और 4 न्यूटन का, ठीक है, और ये 60 डिग्री एंगल है, तो क्या यही एंगल 60 डिग्री ही होगा? यहाँ पे है आंसर कि हाँ 60 डिग्री ही है एंगल, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके का दिया हो, इस तरीके का हो कि एरो इस तरीके से है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री ही हम बोलेंगे? फिर भी नहीं, ऐसा 60 डिग्री नहीं बोलेंगे। तब हम क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए, हम फर्स्ट लेक्चर में ये बात आपको बताए हैं, फर्स्ट लेक्चर में ये बात हम आपको बता चुके हैं कि पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, इस वाले 4 न्यूटन के वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लिए हम। अब ये वाला 60 डिग्री था, तो ये टोटल जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल होगा वो 180 होगा, तो यहाँ से ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या कि जब ऐसा वाला क्वेश्चन आए कि यहाँ आप देखिए कि टेल टू टेल नहीं है कनेक्शन, टेल टू टेल जब कनेक्शन होगा, दो वेक्टर दिया हुआ है, टेल टू टेल कनेक्शन है, तभी अगर वो थीटा जो होगा वो थीटा एक्चुअल थीटा है। नहीं, जहां पे आप देख लीजिए कि टेल टू टेल कनेक्शन के अलावा जैसे हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ करना होगा हमको, तब हमको असली एंगल पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमको बतलाना था, इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है इसका, तो अब मिटाते हैं, वो बार बार आप रिवाइज करते रहें जो हम पहले पीछे पढ़ा चुके हैं। इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पे टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल सब हॉरिजॉन्टल है लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम सॉल्व करते हैं, आप सभी से बनना चाहिए ये क्वेश्चन, इसलिए वीडियो पॉज कीजिए और आप बनाइए, हम यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमारा थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो क्वेश्चन तो काफी इजी है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, आप लगाइए, आंसर निकालिए, रिजल्टेंट का वैल्यू आपको आ जाएगा।
दो फोर्स है, फोर न्यूटन का, 4 न्यूटन का एंगल है बीच का 60 डिग्री। तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए अब लिखना जरूरी नहीं है। और cos 60 लिखेंगे इसको। cos 60 आपको मालूम है कि 1/2 होता है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं 16 प्लस 16 प्लस ये भी 16। तो ये आप देखिए कि 3 × 4 का स्क्वायर है। कैसे है 4 का स्क्वायर? इसको बदलना नहीं है, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हमारा 16 आया था, इसको भी 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 × 4 का स्क्वायर है। ये हमारा 4 बाहर निकल गया, 4√3 न्यूटन आ गया हमारा वैल्यू इसका, ठीक है। ये तो इजी था निकालना। थोड़ा सा डिफिकल्ट जो बच्चों को लगता है वो होता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है वो निकालना। तो मुश्किल तो है नहीं, हम इजी कर दिए हैं सब कुछ आपके लिए। मिटा रहे हैं या छोड़िए, यहीं पे निकालते हैं। tan अल्फा का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होता है, ये थीटा होता है वो एंगल जो दोनों वेक्टर के बीच में होता है। अल्फा क्या होता है? अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है किसी एक वेक्टर से, कि वेक्टर ए से बनाता है, ऐसा हम पढ़ाए थे आपको। तो ये अल्फा वो वाला एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है, और थीटा वो एंगल होता है जो दोनों वेक्टर के बीच में होता है, ठीक है। तो मिटा ही लेते हैं इसको। tan अल्फा बी ए बी तो दोनों इक्वल है, तो और इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 4 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए भी वही है, 4 है, बी cos 60 डिग्री, ठीक। sin 60 होता है √3/2, 4 + 4, और cos 60 होता है 1/2। ये आपको पता ही होगा। वैल्यू नहीं याद है तो हम क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू याद कीजिए। ये देखिए √3 है और नीचे 3 है, इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। इतना सिंपल करके हम आपको बता रहे हैं। tan अल्फा 1/√3 आया। tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो थीटा आ गया हमारा, अल्फा आ गया हमारा 30 डिग्री। तो 4√2 और 30 न्यूटन विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारा आंसर। अच्छा, अब इसमें कुछ है काम की बात, बताते हैं आपको। देखिए एक चीज गलती हो गया है हमसे, यहाँ रिजल्टेंट जो आया था हमारा वो 4√, ये ऑप्शन लिखने में ही गलत किए हैं। 4√3 था ना, 3 न्यूटन, 4√3 न्यूटन ये आया था। इसको भी 3 कर लीजिए। 4√3 न्यूटन 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम आपको एक चीज बतलाना चाहते हैं कि देखिए, जब भी दो इक्वल वेक्टर हो, दो इक्वल वेक्टर कंडीशन क्या है? पहला, जब भी दो इक्वल वेक्टर हो और
इक्वल वेक्टर है उसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो रिजल्टेंट अगर दो इक्वल वेक्टर के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जो होता है वो θ/2 से पास करता है, यानी कि θ/2 बनाएगा किसी भी वेक्टर से। कहने का ये तात्पर्य है कि 4 न्यूटन का है और 4 न्यूटन का, इसका जो रिजल्टेंट गया आप देखिए कि 30 डिग्री बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये इक्वल वेक्टर होता है यहाँ पे और 60 डिग्री के बजाय अगर यहाँ पे थीटा एंगल होता है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट पास करेगा वो हमेशा θ/2 बनाएगा। और उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है कि जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, कि ए और ए भी दो वेक्टर है, कई बार लिखा हुआ होता है कि ए और बी दो वेक्टर है आपस में बराबर मैग्नीट्यूड में, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, इस तरीके से लिखते हैं। तो और वो अगर थीटा एंगल, दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा इसका? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? तो रिजल्टेंट जो है वो दोनों में से किसी भी एक वेक्टर के साथ θ/2 एंगल बनाएगा। ये कंसेप्ट है, आपको आप याद कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि देख लिए 4 न्यूटन था, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था तो 30 डिग्री में पास किया। उसी तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जब भी दो इक्वल वेक्टर दिया हुआ हो और अगर उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उसका रिजल्टेंट जो होगा निकालने का जरूरत नहीं है। कि मान लीजिए कि दो इक्वल वेक्टर है हमारे पास, जैसे भी बताए थे कि ए और बी है, उसका मैग्नीट्यूड ए है, ए वेक्टर है एक और एक हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं कि ए के बराबर है, ठीक। अब इन दोनों के बीच एंगल जो है वो है थीटा नहीं, एंगल है हमारा 60 डिग्री, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। पूछ रहा है आपसे कि रिजल्टेंट, ये पूछ रहा है आपसे कि इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा। तो आप आंख बंद करके रिजल्टेंट, कंडीशन, दो कंडीशन है इसमें, आप याद रख सकते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि वेक्टर्स इक्वल होना चाहिए और दूसरा कि थीटा 60 डिग्री हो। तो रिजल्टेंट बिना कुछ सोचे हुए a√3 आप लिख सकते हैं, यही होता है रिजल्टेंट। यहाँ पे आप देखिए कि दो इक्वल वेक्टर था 4 न्यूटन का, दो इक्वल वेक्टर था, इक्वल फोर्स था हमारा, वेक्टर कहिए फोर्स कहिए, दो इक्वल फोर्स था या वेक्टर था, वेक्टर क्वांटिटी था 4 न्यूटन का, उसका हम रिजल्टेंट निकाले 60 डिग्री के एंगल पे, तो कितना आया 4√3। अगर ए मैग्नीट्यूड का है, इसको आप देख भी सकते हैं करके, कैसे कि a² प्लस a² प्लस 2a² cos 60। अब आप जानते हैं cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे तो ये वाला 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू a², तो ये इसको a² बाहर निकल जाएगा, a√3 आया। वही कह रहे हैं आपको कि जब दो इक्वल वेक्टर है, जब दो इक्वल वेक्टर की दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो होगा a√3 होगा। ये एक टेक्निक है सिंपल सा, आप समझिए। इसी तरीके से होता है कि जब दो वेक्टर है, ये तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि जब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच, तो उनका रिजल्टेंट होता है a√2। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे cos 90 डाल दीजिएगा तो a√2 होता है उसका रिजल्टेंट, जब 90 डिग्री होता है और दो इक्वल वेक्टर होता है तब। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल केसेस, जैसे कि पैरेलल पढ़ेंगे, एंटी पैरेलल पढ़ेंगे और एक 90 डिग्री वाला पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ने जा रहे हैं आगे। अब
अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस हैं। When theta is 0 degree, पैरेलल का केस, when two vectors are parallel, एक वेक्टर बना लिए, ये ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, इसके बीच थीटा 0 डिग्री है। इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है हमको इस केस में, तो क्या होगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यहाँ 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस बी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है आर का, ये आर का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? जब दो वेक्टर जो है पैरेलल होता है आपस में, ठीक है, पैरेलल यानी कि थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री होगा, तो ये इसको बोलते हैं आर मैक्सिमम। ये याद रखिएगा, अभी और भी क्वेश्चन में ढेर सारा काम आएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि आर मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल नाम थोड़ा अनकॉमन है, लेकिन वही एंटी पैरेलल का मतलब कि थीटा 180 डिग्री होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। थीटा 180, व्हेन थीटा इज, व्हेन नहीं लिखे हैं आप, लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, थीटा इज 180 डिग्री, तो इसको लिखते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, यानी कि एक ए वेक्टर इस तरीके से है, तो दूसरा वेक्टर जो होगा हमारा दूसरे डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा। दोनों आपको पैरेलल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन देखिए दोनों का अपोजिट है। एक ए इस तरफ और ये बी दूसरे तरफ। इस वाले केस को बोलते हैं एंटी पैरेलल। अब इस केस में क्या होगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब क्या लिखेंगे इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू होता है -1। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, मिटा लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए -2ab, ये हो गया हमारा -2ab। तो r बराबर हो गया अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर
तो ये होगा हमारा आर का मिनिमम वैल्यू, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू है ये ए माइनस बी। ये कब होता है? जब टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब थीटा 180 डिग्री जब दोनों के बीच में होता है तब आर का मिनिमम वैल्यू आता है। और मैक्सिमम वैल्यू अभी हम बताए हैं कि 0 डिग्री जब रहेगा वैल्यू, जब थीटा 0 डिग्री रहता है, जब पैरेलल है दो वेक्टर, तब आता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू रिजल्टेंट का। और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का तब आता है जब थीटा 180 डिग्री यानी कि एंटी पैरेलल होता है। अब तीसरा केस हम लोग देखते हैं 90 डिग्री का। थर्ड केस है हमारा when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, ए और बी, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब रिजल्टेंट का क्या होगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा ये देखिए क्या हो रहा है, नकली चौक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा की जगह पे 90 डिग्री डालिए, cos 90 जीरो होता है, तो ये हमारा पूरा टर्म जो है ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कब हुआ? जब 90 डिग्री था थीटा, मतलब दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तब रिजल्टेंट का वैल्यू आता है हमारा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब इस केस में हम निकालेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए वेक्टर से कितना डिग्री एंगल पे रहेगा। रिजल्टेंट का एंगल tan अल्फा से निकालते हैं। tan अल्फा बराबर आप जानते हैं कि b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा होता है। b sin थीटा आप जानते हैं, हम बताए हैं आपको कि अल्फा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट बनाता है दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ, ठीक। और ये थीटा जो होता है, ये थीटा या ये थीटा जो होता है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वही यहाँ पे पुट करेंगे b sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 90, a प्लस बी कॉस 90 डिग्री, ठीक। b sin 90 कितना होता है? sin 90 होता है 1, और जानते हैं आपकी cos 90 जीरो है, तो ये वाला हमारा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, a बचेगा b बाई ए। तो tan अल्फा बराबर क्या आ गया? b बाई ए आ गया। तो हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं कि tan इनवर्स b बाई ए बचा, ये बचा नहीं सॉरी आया, अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए आया, हमारा ये एंगल बनाएगा जब 90 डिग्री एंगल रहेगा। जब 90 डिग्री एंगल रहेगा दो वेक्टर के बीच में, तब रिजल्टेंट जो होगा उनका
वो ये एंगल बनाएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। ये है हो गया हमारा स्पेशल केस, 3 स्पेशल केस था। अभी देखते हैं रेंज। रेंज पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ अ वेक्टर, रेंज क्या है ये सिंपली समझ लीजिए कि जब दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो जैसे 3 और 4 को हम ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कि वैल्यू आ सकता है। हम फर्स्ट लेक्चर में स्केलर और वेक्टर का एक टेबल बनाए थे स्टार्टिंग में ही, उसी समय हम बतलाए थे कि रेंज बतलाए थे वेक्टर का, तो उस समय वहां एक्सप्लेन नहीं किए थे। दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है। रेंज जो होता है, रेंज ऑफ अ वेक्टर, देखिए ये रेंज हम नाम खुद से दे रहे हैं, इसको नोट रेंज की तरह नहीं करना है। कंसेप्ट आप दिमाग में नोट करिए। रेंज कुछ होता नहीं है कि रेंज ऑफ अ वेक्टर क्या कुछ होता है क्या, रेंज कोई नाम नहीं है। कि रेंज क्या होता है, रेंज का क्या मतलब कि हम लोग कॉमन वर्ड, कॉमन टर्म यूज करते हैं कि क्या रेंज में पड़ेगा कोई भी चीज, कि किस रेंज में पड़ेगा। वही है कि जब दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट कुछ भी आता है। स्केलर एडिशन, स्केलर वाला अलजेब्रिक सम तो होता ही है वेक्टर में, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट हमारा कुछ भी आता है, लेकिन कुछ भी आता है उसका भी एक सीमा होता है, एक रेंज होता है कि कहां से कहां तक आ सकता है। कोई दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा हमारा आर। इस आर का रेंज क्या होगा, आर जो आएगा मतलब दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं 3, 4, तो इसका जो रेंज आएगा उसका क्या ये होगा, लिमिट क्या होगा, लिमिट कहिए रेंज कहिए। इस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आएगा हमारा, इसका रेंज क्या होगा। तो नोट कीजिए कि ए माइनस बी से लेकर के ए प्लस बी तक रेंज होता है इसका, ठीक है। रेंज होता है रिजल्टेंट का। या इसी बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक वैल्यू लाई करेगा जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो, ठीक है। इस रेंज में वैल्यू लाई करता है। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि दो वेक्टर है, 3 न्यूटन का है और 4 न्यूटन का है, इसको ऐड कर रहे हैं। हम पूछे आपसे इसमें कि बताइए कि वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू बताइए इस दोनों वेक्टर का ऐड करने पे मिनिमम क्या आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो अब मैक्सिमम वैल्यू की कैसे निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए आप देखिए इसका रेंज निकालना है हमको इस तरीके से कि रेंज क्या होगा। तो रेंज ये होगा कि a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 3 4 प्लस 3, यही रेंज हो जाएगा रिजल्टेंट का। यानी कि 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये हो गया रेंज। अभी इस पे एक दो सिंपल क्वेश्चन है, कराएंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखिए इसी पे रेंज वाला जो भी हम पढ़ाए हैं, इसी पे क्वेश्चन है हमारा अगला। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। तो 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है और 6 न्यूटन का फोर्स। तो अब इसमें रेंज निकालना है और क्या, रेंज पहले निकाल लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वैल्यू। 10 न्यूटन और 6 न्यूटन को ऐड करेंगे तो
हम बताए हैं कि a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी के बीच में लाई करता है वैल्यू हमारा रिजल्टेंट का। क्या होगा, 4 न्यूटन से लेकर के 16 न्यूटन तक लाई करेगा। एक मिनट, सॉरी, आर का वैल्यू, रिजल्टेंट का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 न्यूटन तक। 4 से 16, 10 माइनस 6 4 और 10 प्लस 6 16, ठीक है। 4 से 16 तक मतलब 4 से लेके 16 न्यूटन तक इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो पूछ क्या रहा है, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। तो 2 न्यूटन 8 न्यूटन, तो 8 हो सकता है, 4 एंड 16 के बीच में आ रहा है। 18 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से कम है, और 20 भी नहीं होगा, 16 के बाहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 न्यूटन। ठीक है, एक और इसी तरह से मोस्ट इजी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व कीजिए। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी। तो वही है सिंपल, पिछले वाला ही डाटा है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। हम देखे थे इसका कि रिजल्टेंट का रेंज क्या था, 4 न्यूटन से लेकर के 16 न्यूटन तक, कि 10 माइनस 6 4 और 10 प्लस 6 16, मतलब कि 4 से लेके 16 के बीच में, 4 से लेके 16 न्यूटन के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। 4 न्यूटन, इसमें क्या पूछ रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी, मतलब कौन नहीं हो सकता है इसमें से। तो 4 न्यूटन तो हो ही सकता है, 8 न्यूटन भी होगा, 12 न्यूटन भी होगा, 2 न्यूटन नहीं होगा क्योंकि रेंज ही है हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से भी कम है, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट। Two vectors of equal magnitudes have a resultant equal to either of them in magnitude. The angle between them is, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए कि two vectors of equal magnitude, मतलब कि जो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले आपको कि एक वेक्टर A है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है दूसरे वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के, और इसको मान लेते हैं कि स्मॉल a मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, दोनों का सेम ही है। have a resultant equal, have a two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them in magnitude, मतलब दोनों में से, दोनों इसका जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड में से कोई भी एक, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, यानी कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बोल रहा है कि a ही है। तो पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर के बीच में, कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का फार्मूला होता है आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, आर का वैल्यू आप जान रहे हैं कि ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बी सबको स्मॉल ए माने हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो थीटा तो निकालना ही है। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इस 2a स्क्वायर को इस साइड ले आए तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल,
कॉस थीटा बराबर आ गया -1/2, और कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 है, तो थीटा का वैल्यू होता है, ऐसा कब होता है कॉस का वैल्यू -1/2? तब होता है जब थीटा होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री पे कॉस का वैल्यू -1/2 होता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए मेनली जो होता है लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज इंपोर्टेंट होता है समझना। क्वेश्चन तो आप खुद भी बना लेंगे, तो लैंग्वेज सही से समझिए तो क्वेश्चन बनाना इजी हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड is equal to 3 times the product of their magnitude, the angle between them is 4 ऑप्शन। ठीक है, यहाँ भी आप लैंग्वेज समझिए जब तक हम सॉल्व कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट का स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वही वाला सीन है जो हम आपको बतलाए थे यहाँ कि A इज इक्वल टू बी, दो वेक्टर है A और B, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले तो इक्वल वेक्टर है दोनों, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो मान लेते हैं स्मॉल a। अब क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि r स्क्वायर जो है ये 3a स्क्वायर है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का जो वैल्यू है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है a है और a है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और उसके प्रोडक्ट का 3 गुना है r स्क्वायर, वही तो कह रहा है। ठीक, तो अब क्या करें एंगल निकालने के लिए इसके बीच का, तो देखिए क्या करते हैं, आर स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि ए स्क्वायर, इजी क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, पर अभी स्टार्टिंग है, एडिशन पढ़ाया है तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चन कल पिछले लेक्चर में भी करवाया था और कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको फील आए अच्छे से। इजी क्वेश्चन करवाते हैं और उसके बाद इस लेक्चर के लास्ट में कराएंगे अच्छा क्वेश्चन भी। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख सकते हैं। आर स्क्वायर का वैल्यू 3, यहाँ पे 3a स्क्वायर पुट कर लीजिए, 3a स्क्वायर, और a और b का वैल्यू तो हम a मान ही लिए थे, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2a स्क्वायर हुआ, और ये cos थीटा, एंगल ही तो निकालना है। ठीक, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक, ये 2a स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, cos थीटा बराबर क्या आ गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/2। और आप सब लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1/2, यानी थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था आप ये देखिए, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो दो वेक्टर लिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का a मान लिए, कहा क्या रहा है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इक्वल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उस दोनों के मैग्नीट्यूड जो सेम है उनका प्रोडक्ट जो होगा, तो a और a इसका मैग्नीट्यूड है, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा a स्क्वायर।
और ए स्क्वायर उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो प्रोडक्ट जो आ गया वो ए स्क्वायर आ गया, उसका 3 गुना है आर स्क्वायर का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू नहीं है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, तो स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट है 3a स्क्वायर के इक्वल। फिर आगे हम प्रोसीड किए हैं इस तरीके से। तो क्वेश्चन को समझना है, बस क्वेश्चन समझ गए तो इजी होता है फिर आगे बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इफ mod p plus q is equal to mod p plus mod q, then the cube vector, sorry, if mod p vector plus q vector, p plus q vector का सम का मॉड है और ये देख ही रहे हैं जो है सो, then the angle between p and q will be। इस तरह का क्वेश्चन देख के लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग चलना बंद कर देता है, लेकिन घबराना नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको इजी मानकर बनाना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व होता है इस तरीके का क्वेश्चन। p प्लस क्यू लिखा हुआ है हमारा, p प्लस क्यू का मॉड है, ये लिखा है इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड है p और q दोनों का। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे इस केस में कि एंगल बताओ p और q के बीच का। तो पहले तो ये समझ लें कि ये क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ। तो दो वेक्टर है p प्लस q, ठीक है, दो वेक्टर है, एक p है और एक q है। तो p प्लस q जब ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब इसी में अगर हम मॉड लगाते हैं p प्लस q, दोनों साइड मॉड लगा देते हैं, तो ये मॉड p प्लस q को हम r का मॉड लिख सकते हैं। तो इस वाले p प्लस q का मॉड को हम r इस तरीके से लिख सकते हैं कि r है हमारा, ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट इज इक्वल टू हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p वेक्टर का मॉड और q वेक्टर का में मॉड लगा हुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। ये बताइए ये कब आया था, हम आपको पढ़ा रहे थे स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में हम पढ़ाए थे आपको पैरेलल, एंटी पैरेलल और परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर जो होता है दो आपस में वेक्टर, वो वाला केस पढ़ाए थे। हम बोले थे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब आता है, याद रखिएगा, ये मैक्सिमम का केस है p प्लस क्यू, मैक्सिमम का केस है। और ऐसा कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता था, यानी कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते थे, यानी कि p और q के बीच में एंगल है 0 डिग्री। समझ गए? तो आंसर हो गया हमारा एंगल बिटवीन p एंड q इज 0 डिग्री, यानी कि p और q दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जस्ट इसी की तरह का है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मेरा एडवाइस है कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे होगा सॉल्यूशन देखिए। मॉड p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड ऑफ p एंड q। ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है, डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में यही है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस यही, एक माइनस क्रिएट कर रहा है हमारा। तो फिर से लिख लेते हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मॉड है इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड p माइनस q वेक्टर का। ठीक है, हम बताए कि p और q दो वेक्टर है, एंगल निकालना है इसके बीच में, p और q दो वेक्टर है। तो हम पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि p प्लस q क्या होगा, हमारा r वेक्टर देगा। तो p और q में अगर मॉड लगा देते हैं दोनों साइड, p प्लस q में मॉड लगा देते हैं दोनों साइड, तो ये जो हम यहाँ मॉड लगाए हैं यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे इनडायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर का मॉड, ठीक है, आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का मॉड, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब याद करके बताइए कि आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ये सिचुएशन कब आया था? ये मिनिमम का केस है, मिनिमम वैल्यू, रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू पी माइनस क्यू, ये मिनिमम वैल्यू पी माइनस क्यू ये तब हुआ था जब थीटा था हमारा 180 डिग्री। जब थीटा था हमारा 180 डिग्री तब ये वाला कंडीशन था हमारा, जब यानी कि दोनों वेक्टर जो है आपस में उनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे अब अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। एक मिनट, ये क्या लिखा है? द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स तो सम होता है, ये कौन सा सम बोल रहा है? द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। ये सिंपल मतलब समझिए अलजेब्रिक सम बोल रहा है कि ए वेक्टर है मान लीजिए और बी वेक्टर, तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड जोड़कर बोल रहा है हमको कि 16 है, ठीक। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरीके से लिखते हैं? वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे 8, ठीक है, 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, देन द फोर्सेस आर, फोर्स निकालना है। तो अब क्या करें? एंगल तो दिया हुआ नहीं है ए और बी के बीच में, परपेंडिकुलर कुछ दिया हुआ है एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, किस चीज का डायरेक्शन? एंड इट्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, रिजल्टेंट जो हमारा वेक्टर है उसका डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट खुद परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स पे। मिनिमम फोर्स मतलब कि ए और बी दो फोर्स है, इसमें से जो भी होगा, जैसे कि ऑप्शन सब है कि 6, 10, 4, 12, 8, 8, 2, 14, मान लीजिए 2, 14 है या 4, 12 है, कुछ भी है, तो मिनिमम फोर्स इसमें से जो मिनिमम होगा कुछ भी आ सकता है, 4, 12 भी आ सकता है, 2, 14 न्यूटन भी आ सकता है, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन भी आ सकता है। तो जो छोटा फोर्स है उस पे परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स कहने का यही मतलब है कि इन दोनों में से जो छोटा है उन पे उस पे परपेंडिकुलर है, ठीक। अभी तो हमको पहले पता करना होगा कि अब आगे हम क्या करें, कैसे प्रोसीड करें। a प्लस बी बराबर 16 है, तो अब इसका क्या करें? a प्लस बी बराबर 16 है, ठीक है, a प्लस बी। अच्छा, तो चलिए यहाँ से हमको कुछ हम पता कर सकते हैं, कुछ हाथ चलाते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, शायद कुछ निकले, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आर स्क्वायर, अब जानते हैं कि फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, ऐसा होता है। आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम 8 स्क्वायर इसी तरह पे हम लिख रहे हैं, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इससे आगे बढ़ सकते हैं क्या? इस लाइन से आगे हम इसमें बढ़ सकते हैं क्या? थीटा ही नहीं मालूम है और ए और बी तो निकालना ही है, तो क्या करें? इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। अगला इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स। ये हमारा एक यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। इस जानकारी का क्या यूज करेंगे हम? इस जानकारी का ये यूज करेंगे कि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो है मिनिमम फोर्स पे, ये क्या दिया हुआ है आपको
ये अल्फा दिया हुआ है, जो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो tan अल्फा का यूज करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ये शायद क्लियरली कैमरा में ना है, b sin थीटा लिखे हैं, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि tan 90 इज इक्वल टू b sin थीटा। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इनफिनिटी नहीं बोलेंगे, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/0, जीरो से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज में, तो जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, आप कैलकुलेटर में करके देखना, उसमें एरर बता देता है, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते किसी चीज को। तो 1/0 इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। यहां से हमारा क्या आ रहा है, इस जगह से क्या आ रहा है कि a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये निकल कर आ रहा है। इसको तो आप यहाँ घेर लीजिए कि मिक्स ना हो जाए सब कुछ। बोर्ड छोटा है, जगह कम है, इधर हमको ऑप्शन भी रखे रहना है, इधर क्वेश्चन भी रखे रहना है, a प्लस बी cos थीटा। अब आप लिख सकते हैं इसको क्या, माइनस a इज इक्वल टू बी cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस a इज इक्वल टू बी cos थीटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि ये b cos थीटा जो आया है हमारा, यहाँ पे भी b cos थीटा है, तो हम यहाँ से माइनस a इस जगह पे पुट कर सकते हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। अब इधर मिटाना होगा, ये हमारा जो वैल्यू था 8 स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था। अभी जो हम इधर किए थे tan अल्फा tan 90 डालकर, तो उसमें हमारा क्या आया था, उसका एंड रिजल्ट आया था माइनस a इज इक्वल टू b cos थीटा। ये हम वहां से निकाले थे, रिजल्ट सिर्फ रहने दिए हैं, बाकी आप पीछे से कॉपी कर लीजिएगा या अगर छूट गया हो तो वीडियो को बैक करके। अब इस b cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे माइनस a पुट कर लेते हैं, तो 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस a, और लिख सकते हैं इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखिए कि 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी प्लस ए बी माइनस ए लिख सकते हैं, बी प्लस ए और बी माइनस ए लिख सकते हैं। बी प्लस ए या ए प्लस बी बात बराबर है, तो 64 और यहाँ पे बी प्लस ए या ए प्लस बी, इसका 16 वैल्यू हम पुट कर देते हैं इंटू बी माइनस ए, तो b माइनस ए हो गया, ये 4 टाइम्स कटेगा, b माइनस ए का वैल्यू हो गया 4। ठीक है,
और a प्लस बी का वैल्यू आपको मालूम है पहले से कि 16 दिया हुआ है। a प्लस बी का वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो b बराबर हो गया 10 और a इज इक्वल टू हो गया 6 और 10, तो 6 न्यूटन और 10 न्यूटन, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो एक ये तरीका आप देखें सॉल्व करने का। अब अगला हम तरीका देखते हैं सेम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका और है हमारे पास। पहला है, पहला तो आप देख लिए उस मेथड से, ठीक है, उसमें टाइम भी ज्यादा लगा। दो मेथड है वो काफी सिंपल, हमको इससे लगता है आसान है। आपको तीनों मेथड याद होना चाहिए। द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम फोर्स, मतलब अगर मान लीजिए ए और बी दो फोर्स मानिएगा, तो उसमें से जो छोटा फोर्स है, जो कम फोर्स है, उस पे परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट फोर्स जो 8 न्यूटन जिसका मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो हमारा स्मॉलर फोर्स है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है, ठीक। इस पे रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो बना लिए रिजल्टेंट परपेंडिकुलर। अब क्या करें, बी वेक्टर कैसे बनाए, इस तरीके से, वैसे नहीं होगा, रिजल्टेंट बी वेक्टर इस तरीके से नहीं बनेगा। अब आप देखिए कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि टू साइड्स, बी वेक्टर को हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बी वेक्टर हो गया ये हमारा। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड इन द सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर। तो यही है यहाँ पे कि एक साइड है ए बी और रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिनको नहीं चमक रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वही बात लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा है कि 8 न्यूटन है, तो इसका स्क्वायर आप जान रहे हैं कि a प्लस बी जो है हमारा, a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन दिया हुआ है, और रिजल्टेंट है हमारा 8 न्यूटन। अच्छा, फर्दर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी प्लस ए एंड बी माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 64, और b प्लस ए 16 मालूम है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो वही कहानी है। और ट्रायंगल लॉ से थोड़ा इजीली सॉल्व होता है, उसमें इसमें tan अल्फा वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इतना दूर में, सिर्फ काम कितने का हुआ है हमारा, कितने स्टेप में सॉल्व हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप देखते रहिए कि इस तरीके से। अब b माइनस ए कितना आ गया, b माइनस ए आ गया 4, a प्लस बी यहाँ दिया हुआ है पहले से 16, a प्लस बी 16 दिया हुआ है, a से a कैंसिल हो गया, और 2b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 10, और a इज इक्वल टू आ गया 6। तो ये भी तरीका है, ये ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ से है, ये ट्रायंगल लॉ से है। अच्छा, अब एक देख लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ से भी कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3 मेथड बता रहे हैं, ये दूसरा था, तीसरा बताएंगे अभी।
अगला है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो देखिए रिजल्टेंट जो हम बनाए थे, ये ए वेक्टर था हमारा, इसी पे परपेंडिकुलर था आर वेक्टर। हम उस समय आपसे पूछे थे कि तो अब बी वेक्टर कहाँ बनाए, इस तरफ बना दें, लेकिन इस तरफ बनेगा नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है बी, इसको इस तरफ बना ले। अब पहला स्टेप क्या होता है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो कंप्लीट कीजिए, ठीक है, ये लगभग पैरेललोग्राम जैसा बन गया। ए वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर। मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बना रहा है। अब करना क्या है हमको कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको आप कट करके इस तरीके से आप बना लीजिए। ये थीटा एंगल है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से इधर है, तो इसका भी डायरेक्शन इधर इस तरफ होगा। और बी वेक्टर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ऐसे गए ऐसे गए, और रिजल्टेंट अपोजिट साइड इस तरीके से जा रहे थे, तो रिजल्टेंट इस तरीके से। एक तरह से ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ क्या है और पैरेललोग्राम लॉ में डिफरेंस क्या है, एक ही तो है लगभग। तो इस तरीके से अब ये बी वेक्टर हो गया। अब आप सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है, इसमें क्या प्रोसीड करें। 8 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, तो सेम उसी तरीके से प्रोसीड कीजिए। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री था बना रहा था, तो ये 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जो हम ट्रायंगल लॉ में किए हैं, सेम वही कहानी करना है। पैरेललोग्राम लॉ से भी ये सॉल्व हो सकता है, मेरा मकसद ये था बताने का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और उस अगले लेक्चर में वेक्टर 04 में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे एक साथ। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।